नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर हमें ज़रूर देखना चाहिए। एक तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि प्रश्न किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जो है काफ़ी प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो दोबारा से पूछ लिए जाते हैं। अगर हम यूपी पीसीएस की खास तौर पे बात करें तो यूपी पीसीएस में ये देखा गया है कि हर वर्ष जो है 20 से 25% प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, और इसीलिए जो है स्ट्रेटजी जब बतानी होती है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करें तो उसमें ये जरूर बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। हालांकि लोग अब कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास मानिए कि जो भी ऐसा कह रहा है कि प्रश्न रिपीट नहीं होगा वो जो है ठीक बात नहीं कह रहा है। ये जो है पैटर्न है और ये चीज़ें जो है चलेंगी। हालांकि केवल सीधे सीधे एग्जाम में आ जाए प्रश्न, इसी के लिए हम प्रीवियस पेपर नहीं देखते हैं। प्रीवियस पेपर देखने का हमारा 2-3 लक्ष्य होता है। पहला तो ये कि हमें एक आइडिया हो जाए कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है, उसके अलावा जो है हमें क्या पढ़ना चाहिए उसको देखने के बाद, उसके अलावा उसकी व्याख्या जब हम पढ़ते हैं तब भी काफ़ी प्रश्न जो है हमें पता चलता है नए नए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 2012 से लेकर 2018 तक कुल 7 पेपर को, 2015 में 2 बार पेपर हुआ था तो उसमें जो रिवाइज्ड पेपर हुआ है उसी को हमने शामिल किया है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2012 और 2018 के बीच पूछे गए। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसे टॉपिक वाइज लगा दिया। तो अब जैसे ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और मैं बताता भी आपको चलूंगा कि ये इतने क्वेश्चन 12 में पूछे गए, इतने 13 में पूछे गए, इतने 14 में पूछे गए, ये सब मैं आपको बताते चलूंगा। और जो है बहुत शार्ट में इसकी व्याख्या भी हम करते हुए देखेंगे चलेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब इसको सीधे सीधे मैं शुरू करता हूं। तो एक बार और फिर मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट वाइज है। इसी तरह पॉलिटी का मिलेगा, इसी तरह एंशिएंट मिडवेल का मिलेगा, इसी तरह इकोनॉमी का मिलेगा, ताकि एक सब्जेक्ट आप एक ही जगह देख लें। ठीक है, तो 12 से लेकर 18 तक का पेपर है। ठीक है, इसको शुरू करूं इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया है। अगर उसे आपको ज्वाइन करना हो तो आप सिंपल एक काम करें कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जा करके डिकोड एग्जाम लिख करके हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। मोबाइल ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये आएगा, इस पर लिखिए डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर आदि चीज़ें जो है भरनी पड़ेंगी, उसको भरिए। भरने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये टेस्ट का ऑप्शन है। टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टेस्ट दिखेंगे जो है, एक यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और एक जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं तो अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करिए, ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप जाएंगे तो ऊपर सबसे डेमो टेस्ट है, उसको जो है आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट, या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे जुड़ी हुई बात थी। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, ये 2012 का पेपर आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक चीज़ और है कि आप लोग भी कमेंट में इसका उत्तर जो है देते चलिए। ठीक है, 5 सेकंड के लिए हम पॉज करेंगे, उसमें आप लोग अपना उत्तर लिखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो समाचार पत्र और भाषा, कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, और फिर इधर बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। तो कमेंट करके बताइए कि इस कूट में कौन सा ऑप्शन जो है इसका ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसका सी उत्तर है। ठीक है, ए का 3,
भारत मित्र, ठीक है, हिंदी, ये हिंदी में भी जब पढ़ेंगे तो ये जो है आता है, ठीक है। और अगर आप इसको क्रैक कर लिए, ठीक है, एक एग्जाम, काफ़ी लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए ये कुछ नहीं आपसे पूछा जा रहा है, न तो राष्ट्रमत के बारे में पूछा जा रहा है, न तो प्रजा मित्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, न नायक के बारे में पूछा जा रहा है, इन सब में से किसी के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन हिंदी का एक बहुत फेमस जो है भारत मित्र समाचार पत्र था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर इतनी ऑप्शंस उसी प्रकार से सेट किए गए हैं, अगर आप यहां देखें तो ऑप्शंस जो है 3 केवल ए में है, आप देख लीजिए 3 आपको और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको यह पता है कि भारत मित्र हिंदी में था, केवल इतनी सूचना है, तो यह प्रश्न आपने क्रैक कर लिया। आप देखिए ए का 3 देखिए और कहीं नहीं है, तो बस आपने पहले ऑप्शन को, ये अगर भारत मित्र हिंदी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र था, इतनी सूचना अगर आपके पास अगर थी तो आप जो है इसको क्लियर कर लिए, ठीक है। देखिए तो कभी कभी ऑप्शंस तो बहुत कठिन दिखाए जाते हैं, ठीक है, सच में नायक, प्रजा मित्र, राष्ट्रमत, इसमें से एक आध का नाम भी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन इससे मतलब नहीं है, वो केवल पूछना चाहता है कि आपको भारत मित्र हिंदी में छपता है ये पता है कि नहीं पता है, और अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से देख लीजिए, बी का 4 तो राष्ट्रमत मराठी था, सी का 2 प्रजा मित्र गुजराती था, और डी का 1, ठीक है, नायक बंगाली, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। तो कमेंट करिएगा अगर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें, मैं एक प्रयास ये भी कर रहा हूं, हालांकि यूपी पीसीएस में ऐसे बहुत कम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप दिमाग लगा करके अपना उत्तर जो है दे सकें। इसमें तो सीधे सीधे फैक्ट पूछा जाता है, या तो आपको पता है या आपको पता नहीं है। तो दूसरा प्रश्न, 1937 के चुनावों के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये एक जो है मुश्किल प्रश्न हो जाएगा, सीधे सीधे जो है काफी फैक्चुअल ये सवाल पूछा गया है। इसका उत्तर बताइए। तो रफी अहमद किदवई को जो है 1937 के चुनावों के बाद जो है जो सरकार बनी उसमें वित्त विभाग इनको दिया गया, यानी वित्त मंत्री इनको बनाया गया। और उस सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? तो बने गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान दीजिएगा, आजादी से पहले जो है राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, और रफी अहमद किदवई ये वित्त मंत्री थे, वित्त विभाग था इनके पास, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? ए 1 स्वदेशी आंदोलन, 2 होम रूल आंदोलन, 3 असहयोग आंदोलन, 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कूट क्या कह रहा है कि केवल 1 और 3 ने, केवल 2 और 4 ने, केवल 3 एवं 4 ने, 1 2 3 एवं 4। इसका उत्तर लिखिए, क्या होगा? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहला साम्राज्य विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को हम मानते हैं बहुत सशक्त रूप से, और काफ़ी बड़े क्षेत्रों में जो है वो उसका प्रभाव दिखा। इसी स्वदेशी आंदोलन से जो है महिलाओं ने भी घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर इसमें जो है साथ निभाया। तो अब एक बार जो है महिलाओं को निकालने का काम स्वदेशी आंदोलन ने कर दिया, तो निश्चित है कि अब हर आंदोलन में महिलाएं जो है आगे बढ़ करके भाग लेंगी। और बाकी तो हम ये जानते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन 2 चल रहे थे, तो एक की तो अध्यक्षा ही थी एनी बेसेंट, ठीक है, हालांकि वो विदेशी थी लेकिन ठीक है। असहयोग आंदोलन तो काफी व्यापक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो जो है धर्षणा की रेड हम जानते हैं, नमक कारखाने पर जो है किसने किया था वो भी आप जानते होंगे, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये 1 2 3 एवं 4
मतलब सब में जो है महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकली। ठीक है, चारों आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। अगला, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ए मोतीलाल नेहरू, बी CR दास, सी वल्लभ भाई पटेल और डी विट्ठल भाई पटेल। तो इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा, कौन बना? हालांकि यह आसान प्रश्न है क्योंकि बहुत रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधान परिषद के जो है अध्यक्ष चुने गए। स्वराज पार्टी ने इसमें काफी मदद की, स्वराज पार्टी से थे भी वो। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चयन कीजिए सही उत्तर का। अब देख लीजिए, इसमें भी जो है अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये क्रैक हो जाएगा, तुरंत होगा। कैसे होगा देखिए, तो सूची 1 में कांग्रेस के अध्यक्षों का नाम लिखा गया है जो समय समय पर रहे, और सूची 2 में अधिवेशन का नाम लिखा गया है। तो किस अधिवेशन में कौन सा अध्यक्ष बने, कौन बने, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब विकल्प क्या है? डॉक्टर MA अंसारी हरिपुरा, पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर, सरोजनी नायडू मद्रास, सुभाष चंद्र बोस नासिक। देखिए, इसमें 2 चीजें पूछी जा रही हैं और दोनों बड़ी फेमस है। एक तो ये जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे कि क्या आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी कब कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वो कौन सा अधिवेशन था, क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है राष्ट्रीय आंदोलन की। तो अपेक्षा की जा रही है कि ये आपको जानना ही चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण, अगर आपको ये नहीं पता है तो दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि अच्छा ठीक है, आप नहीं जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने, तो क्या आपको ये पता है कि सरोजनी नायडू कब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बस यही दोनों चीजें आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता है कि डॉक्टर MA अंसारी कब बने, और एग्जामिनर ये भी नहीं जानना चाहता कि पुरुषोत्तम दास टंडन कब बने। उसको 2 चीजें चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी कब बने और सरोजनी नायडू कब बनी। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आपको ये पता है कि नेताजी बोस हरिपुरा में पहली बार अध्यक्ष बने, तो इसका मतलब है कि D का 1, तो D का 1 अगर आपको पता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका उत्तर C है। देख लीजिए, 1 कहीं नहीं है। और अगर मान लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको यह नहीं पता है कि नेताजी बोस कहां हुए, लेकिन अगर आपको सरोजनी नायडू पता है C, तो C का अगर 2 पता है आपको कि सरोजनी नायडू कानपुर में बनी, ठीक है, तो C का 2 देखिए कहीं नहीं है। देख लीजिए, तो यह क्रैक हो गया। इसका उत्तर है C। ठीक है, इसमें 2 जानकारियां बस उसको चाहिए थी, तो इसका उत्तर है C, है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से, हालांकि अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो काफी क्वेश्चंस दिमाग लगाकर भी क्रैक करने वाले होंगे। ऑप्शंस तो बड़े मुश्किल दिखेंगे, लेकिन एक बार अगर आप उसमें घुसेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो आप उत्तर निकाल ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें बता रहा हूं जो आपके काम की ना हो। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ठीक है, तो ये काफी जो है मुश्किल प्रश्न माना जा सकता है। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसमें 2 कॉलेज तो काफी फेमस हो जाते हैं, एक तो हिंदू कॉलेज और एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, तो सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है सर्वप्रथम हुई थी, और
इसकी स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी, डेविड हेयर के साथ जो है मिल करके। हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया जो है 1817 में। और एक फेमस जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने किया, जो कि आज आप जिसे जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से, ठीक है। तो बहुत बाद में वो विश्वविद्यालय बना, 1875 में वो स्कूल के रूप में शुरू हुआ, ठीक है। तो ये दोनों, तो इसका उत्तर है ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर माना जाता है चार्टर्ड एक्ट 1833। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 काफी मायनों में जो है महत्वपूर्ण रहा। तो क्यों क्यों रहा, एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए 1813 में जो एक्ट आया, उसने क्या किया कि उसने जो है BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापार एकाधिकार छीन लिया, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ करके। दो चीज़ें क्या क्या थी? चाय व्यापार और चीन व्यापार, ठीक है। तो कहा गया कि भाई चाय व्यापार और चीन व्यापार तो BEIC के पास ही रहेगा, बाकी सब में कोई एकाधिकार नहीं, जिसका मन वो काम करे। लेकिन 1833 के एक्ट ने क्या कर दिया कि कंपनी से चाय और चीन का व्यापार एकाधिकार भी ले लिया। तो कुल मिलाकर व्यापार एकाधिकार का पूर्ण समापन हो गया कंपनी के। उसके अलावा बंगाल का जो गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो है केंद्रीकरण की नीति जो है अपनाई गई। 1853 में क्या हुआ? तो 1853 में जो भर्ती होती थी BEIC में, जो लोग यहाँ आके शासन करते थे और DM वगैरह बनते थे, तो ये केवल और केवल सिफारिश से, जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है, इंटरव्यू दिए और वो हो गए, ठीक है। तो उसी तरीके से, तो उसे लूट प्रणाली कहा जाता था। उसमें क्या देखा जाता था कि कौन जो बड़े अधिकारी का रिलेटिव है उसको ले लिया जाता था, जो कंपनी में हैं लोग, ऐसे करके, मतलब दोस्त मित्र रिश्तेदारों को जो है कोई परीक्षा नहीं थी, ठीक है। तो उसे लूट प्रणाली कहा जाता था। उसके बाद जो है 1853 में यह कहा गया कि नहीं भाई, परीक्षा होगी और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो है लोग चुने जाएंगे, ठीक है। 1858 का एक्ट हम जैसा कि जानते हैं कि यह बहुत बड़ा इस नाते से रहा कि BEIC का शासन भारत से समाप्त हो गया, और किसका शासन आ गया? तो प्रत्यक्ष भारत क्राउन के नियंत्रण में आ गया, यानी ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारत आ गया, ब्रिटिश सोवरेन के नियंत्रण में भारत आ गया। और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। यह थोड़ा सा हमने देख लिया। अब आगे आते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन, अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में। तो कहां पर बनी थी एक अस्थाई सरकार? तो ये अस्थाई सरकार बनी थी अफगानिस्तान में। तो काबुल में इस सरकार को की जो है स्थापना की गई 1915 में। एक सरकार अस्थाई जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बनाया था, उसे कई देशों ने जो है अपना समर्थन दिया था। उस सरकार का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए, सरकार का नाम बताइएगा, ठीक है। वो प्रॉपर एक नाम रखा गया था उस सरकार का, ठीक है। अगला, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 12 एवं 16, 14 एवं 18, 15 एवं 21, 16 और 22। तो कौन सा था बताइए, कितना तय की गई थी? तो इसका उत्तर है बी, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18, ठीक है। तो देखिए, एज ऑफ कंसेंट
एक्ट आया 1891 में। उसने क्या किया कि 12 वर्ष से कम कि अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका सशक्त जो है विरोध किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात नहीं कि बहुत छोटी बच्चियों का विवाह हो जाना चाहिए, ठीक नहीं है, लेकिन हमें स्वशासन दो, हम अपनी सरकार चलाएं, हम खुद एक्ट लाएंगे, जो समाज में हमारे बुराइयां हैं वो हम ठीक करेंगे। तुम कौन होते हो, तुमको किसने अधिकार दिया हमारे समाज में हस्तक्षेप करने का? उनका तर्क ये था कि प्रगतिशील वो तो थे, लेकिन अंग्रेज कौन होते हैं, इस तरह का प्रश्न उन्होंने पूछा। उसके बाद 1930 में यही जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट को जो है संशोधित किया गया और शारदा एक्ट आया। ठीक है, इसमें 14 एवं 18 कर दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं 10वें प्रश्न पर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ये एक आसान प्रश्न है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कमेंट करिए। इसका उत्तर है ए, अकबर। अगला, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो किसने ये उपाधि दी राजा राम मोहन राय को, राजा की? ठीक है, तो इसका उत्तर है अकबर द्वितीय। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, जो कि अंग्रेजों का पेंशनर बन के लाल किले में रहता था और जिसके समय में अंग्रेजों का, मुगलों का सिक्का भारत में चलना बंद हो गया, वही अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इन्हें जो है विलियम चतुर्थ, जो कि उस समय ब्रिटेन का राजा था, उसके दरबार में भेजा था राजा राम मोहन राय को कि हमारी पेंशन को लेकर उससे कुछ बात कर लीजिए। ठीक है, तो वहीं जाने के बाद ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई। अगला, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? शंभूजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो जैसा कि हम जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज और उसके बाद जो है राजा राम जी महाराज गद्दी पर बैठे। इनकी मृत्यु के बाद जो है शासन आ गया ताराबाई के हाथ में, एक मजबूत मराठा महिला जिन्होंने शिवाजी सेकंड के नाम से जो है एक 4 वर्षीय बच्चे को गद्दी पर बैठाया और उसकी संरक्षिका ये जो है बन करके बैठी और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सतारा का प्रशासन इन्होंने चलाया। तो इसका उत्तर है डी, 12 का उत्तर डी, ताराबाई। तो ये 2012 के प्रश्न समाप्त हुए। अब 2013 पे हम लोग आ गए। ठीक है, तो कुल कितने प्रश्न रहे? 12। तो 2012 में 12 प्रश्न रहे। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पिट्रा डेला बेला। ये तो नाम आप देख रहे हैं कि ऐसा तो नाम सुना ही नहीं गया है ना? तो थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाया जा सकता है, हालांकि ये फैक्चुअल है एकदम। एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस। तो हॉकिंस का नाम आप अक्सर जो है सुनते होंगे। ठीक है, तो यही जो है जेम्स प्रथम का राजदूत, जो कि जहांगीर के दरबार में रहा और इसके बारे में जो है बताया जाता है कि इसे तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञान था और इसने जो है काफ़ी अपना जो है प्रभाव जहांगीर के ऊपर बना लिया था। जहांगीर ने इसे 400 रुपए का मनसब दिया था और इसे फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि भी उसने दिया था और 3 वर्ष तक ये दरबार में वहाँ रहा भी। हालांकि
फैक्ट्री बनाने की अनुमति इसको जहांगीर ने नहीं दी। तो इसका उत्तर है ए, विलियम हॉकिंस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक खोजना है, ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना, फर्रुखसियर। मुसलीपट्टम पर अधिकार, फोर्ट। सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेटिंग। दास्ता का अंत, मैलकम। तो इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर जो है क्या होगा? तो देखिए सारा जो है सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, मैलकम। दास प्रथा के अंत से हम जानते हैं एलन बरूक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? बहुत बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अरुणा आसफ अली, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए, ये एक आसान प्रश्न है। तो 15 का उत्तर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ए, लिकायत अली खान, चौधरी खली कुजमान, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। तो 17 का उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। और यहीं पर जो है पाकिस्तान प्रस्ताव, हालांकि पाकिस्तान ये शब्द ऑफिशियल नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रस्ताव जो है पारित हुआ। ठीक है, इससे जुड़ी हुई काफ़ी कहानी है। अभी आगे बढ़ते हैं। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो इस शब्द से भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें जो है पता चलेंगी। तो चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ए 19 का उत्तर होगा। 20वें पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह बात कहा? ऑप्शन देखें, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता होने के बाद जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति जो है गांधी जी ने अंग्रेज़ों को दे दी और भाग भी लिया। उसके बाद ये कराची का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मतलब गांधी इरविन समझौते के बाद। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये बात कही थी। ठीक है, अगला, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है बीजी तिलक। ठीक है,
21 का सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी सिरोल, लुई फिशर, बेब मिलर, लॉर्ड रेटिंग। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ठीक है। वी चिरोल या वी सिरोल, अलग अलग लोग अलग अलग इसको पढ़ते हैं। इसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। हालांकि इन्हें जनता ने लोकमान्य कहा, लोगों में स्वीकृत और लोगों द्वारा सम्मानित, लोकमान्य। अगला, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर है देश के विभाजन की आधार बनी माउंटबेटन योजना। ठीक है। अगला, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 31 महीने। ठीक है, कितने महीने चला था कमेंट करिए। तो देखिए 28 महीने शासन चला था। ठीक है। हुआ ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो बिना कांग्रेस से पूछे ही लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषित कर दिया कि भारत जर्मनी के साथ युद्धरत है, यानी भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि नहीं नहीं, हमसे भी पूछा जाना चाहिए, हम लोग नहीं हिस्सा हैं। तो सभी प्रांतीय सरकारों ने कहा कि इस्तीफा दो, विरोध हम करते हैं। तो 28 महीने की सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी, उसके ये लोग भी प्रोमिनेंट सदस्य थे। अगला, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे, काफी फेमस है, मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TB सप्रू। ठीक है, तो इन ऑप्शंस की अगर बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, डी इसका जो है उत्तर होगा 26। इसका जान लीजिए। देखिए आजाद हिंद फौज जानते हैं हम, वर्मा के रास्ते उन्होंने ब्रिटिश भारत पे आक्रमण किया, हालांकि जो है विभिन्न कारणों से असफल हो गया। नेताजी फार्मोसा निकल गए, फिर कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना हो गई, सारी बात। हालांकि जो युद्धबंदी पकड़े गए उनका मुकदमा जो है अंग्रेजों ने चलाया। अंग्रेजों जैसी चालाक कौम ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, ये आज भी मतलब लोग इस पर जो है सहसा भरोसा नहीं करते हैं कि अंग्रेज तो इतने चालाक हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे उन्होंने कर दिया। उनकी गलती ये थी कि लाल किले पर उन्होंने खुले में मुकदमा शुरू किया, और दूसरी बात ये थी कि PK सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन और शाहनवाज खान, तो एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, ये 3 अधिकारियों के रूप ऊपर जो है मुकदमा उन्होंने शुरू किया। खुले में बहस हो रही थी और जनता में जो है ये बात पता चल रही थी कि अच्छा आज़ाद हिंद फौज के, यहाँ तो सेंसर थी खबरें, नेताजी क्या कर रहे हैं, कैसे सेना बना रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, यहाँ उतनी बातें पता नहीं चल पा रही थी। यहाँ तो ब्रिटिश जितना सूचना देना चाहते थे वही दे रहे थे, क्योंकि नेताजी तो बाहर थे। तो अब इस मुकदमे के दौरान खुल करके बातें आने लगी, तो पूरे देश में इन लोगों के पक्ष में जो है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में एक माहौल बना, और जनता जबरदस्त तरीके से नारा लगाने लगी कि लाल किले का फाटक तोड़ दो और
आज़ाद हिंद के सैनिकों को छोड़ दो, हर आज़ाद हिंद फौज के एक सैनिक के बदले 100 अंग्रेजी कुत्तों की मौत। इस तरह के जो है उत्तेजक भाषण, पंपलेट, पर्चे बट रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है कई लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत समय के बाद फिर से अपना वकालत का कोट जो है पहना। नेतागिरी मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने में फिर वकालत छूट गई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर से जो है पकड़ा और किया। इस जो है पूरे मुकदमे की अध्यक्षता जो है कर रहे थे भुल्ला भाई देसाई। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण नाम तेज बहादुर सप्रू का भी था। अब आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, उपयुक्त तीनों। तो इसमें देखिए यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका उत्तर है सर शंकर नायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 13 का भी प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, अब 14 पे आते हैं। अच्छा, ये है कि अभी मुझे थोड़ा सा कमेंट करके आप ये भी बता दीजिएगा कि कितने डिटेल में चीज़ों को लेकर के हमें चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मतलब जो है काफ़ी ये लेक्चर बड़ा हो जाए, तो उस तरीके से अपनी बात बताइएगा। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि ये ठीक ही चल रहा है। अब मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने में नहीं दिक्कत है, तो आपको जो है सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फेजर, H.N. रिजले, बॉड्रिकी, A.T. एरुंडेल। कौन था? ABCD में से कौन था? तो इसका उत्तर देखिए A है। ठीक है, सर एंड्रूज फेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, और भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका उत्तर बताएं। तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, 29 अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कलकत्ता अधिनियम 1906। तो ये तो रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, कभी कभी जो है ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं कि एकदम अनरिलीवेंट होता है। तो यहाँ कलकत्ता अधिवेशन में तो बाल गंगाधर तिलक मजबूत रूप से जो है गर्मपंथियों की बात रख रहे थे कि नहीं, स्वराज का प्रस्ताव पारित करिए, बहिष्कार का प्रस्ताव पारित करिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव पारित करिए, स्वदेशी का प्रस्ताव पारित कीजिए। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्मपंथी नरमपंथी में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 इनका अंतिम अधिवेशन था तिलक जी का जो है, जिसमें उन्होंने जो है भाग लिया था। और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी असहयोग आंदोलन से बस तुरंत पहले जब शुरू होने वाला था वो। अगला, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है? बांझ और बेस्या कहा है। थोड़ा कमेंट करके इस सेंटेंस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि महात्मा गांधी कहना क्या चाहते थे। इससे जो है थोड़ा प्रयास करिए। तो देख लेते हैं। सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डान, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, सत्य के प्रयोग अथवा महात्मा गांधी की आत्मकथा। ये किताब अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए।
विश्व के कुछ सच्ची आत्मकथाओं में यह सर्वोच्च स्थान पर है कि मतलब कोई व्यक्ति जब भारतीय राजनीति में अपने पीक पर था उस समय इतनी सच्ची बातें लिखता है कि कैसे जो है वो अपने नौकर के जेब से बीड़ी निकाल करके पीते थे और कैसे जो है उनका परिवार बैसड़ो रहा, लेकिन वो जो है मीट खाने का प्रयास किए। बहुत सारी चीज़ें मतलब लोग नहीं लिख सकते हैं, इसे बहुत सच्ची आत्मकथा बताई गई है और सच में ये है भी। तो एक बार जो है इसे पढ़िएगा जरूर। और हिंद स्वराज द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रह, तो हिंद स्वराज में बांझ और बेस्या जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो 31 का उत्तर होगा सी। अगला, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये प्रश्न पढ़ने के बाद ही ये समझ में आ जा रहा है कि प्रश्न कठिन है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बनाने वालों को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ी है। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को, फजलुल हक को। तो इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी। बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने प्रारूप लिखा था और कांग्रेस जांच समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। और सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी, उसका नाम तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना A.K. आजाद, M.A. अंसारी। तो इसका उत्तर है ए, शौकत अली। ठीक है, तो शौकत अली ने ही उठाया था और यही शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों ने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर। कौन था? इंडियन ओपिनियन, काफी प्रसिद्ध जो है इंडियन ओपिनियन। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है मनसुख लाल नजर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो वहां से इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला जा रहा था। तो इसका उत्तर है मनसुख लाल नजर, यानी 34 का उत्तर है डी। अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो अब देखिए, पूरा दादा भाई नौरोजी के बारे में आप कितना जानते हैं, ये पूरी बात इसमें चेक होगी। पहला, वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। अगला, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्ट गोफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो देखिए, यहां एग्जामिनर को इन सब से मतलब नहीं है, यूपी में फैक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान रहता है। तो एग्जामिनर कुछ नहीं आपसे जानना चाहता है, एग्जामिनर केवल और केवल ये जानना चाहता है कि क्या आपको ये पता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। बस इतना जानना है इसमें, और कुछ नहीं जानना है। ये मत जानिए, वो मत जानिए, वो मत जानिए, कुछ मत जानिए, केवल इतना जानिए कि वो कितने बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसमें लिखा गया है कि 4 बार रहे, लेकिन असल में वो रहे 3 बार। पहली बार तो हम जानते हैं कि कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में वो अध्यक्ष रहे 1886 में, फिर हुए 1893 में, और उसके बाद हुए 1906 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी
को मजबूरन बनाया गया, क्योंकि गरमपंथी ये चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष हो, यानी बाल गंगाधर तिलक में से और लाला लाजपत राय जी में से कोई, और नरमपंथी ये चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष हो। बनारस में नरमपंथियों का ही अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले। तो लगा कि यहां पर टकराहट हो सकती है अध्यक्ष पद को लेकर के, तो नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। दादा भाई नौरोजी का सम्मान गरमपंथी नरमपंथी दोनों करते थे और इसलिए गरमपंथी से अपोज नहीं कर पाए। हालांकि गरमपंथियों ने इस कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, उसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित करा लिया। ठीक है, अगला, बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन के बाद 1908 में केसरी में लिखे हुए एक लेख के लिए बाल गंगाधर तिलक जी को सजा सुनाई गई और मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया। तो इस बात का विरोध किया था मैक्स मूलर ने। ठीक है, विरोध या उनकी वकालत किया था और कहा कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो यह बात किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। अगला, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो इसकी बहुत बात हमने कर ली। तो बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1905, ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 होना चाहिए। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1906। फिर सूरत अधिवेशन में भी मामला यही हुआ 1907 में। तो अंत में क्या हो गया? कांग्रेस दो भागों में जो है विभाजित हो गई, नरमपंथी वर्सेस गरमपंथी में। ठीक, और यहां पर जैसा कि मैंने बताया कलकत्ता अधिवेशन में कुल 4 प्रस्ताव पारित हुए थे: बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सबसे महत्वपूर्ण स्वराज। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि प्रमुख नरमपंथी नेता थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम पता कीजिए। ठीक है, तो अब ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न हो जाएगा। ए, बीजी तिलक का निधन। बी, एक अधिनियम के रूप में रोलेट विधेयक का पास होना। जलियांवाला बाग नरसंहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। तो कालानुक्रम में इसे लगाना है। तो इसका उत्तर बताइए कौन सा होगा? नीचे यहां कूट है। तो देखिए, एक अधिनियम के रूप में रोलेट विधेयक पास हुआ। ठीक है, इसका बहुत विरोध हुआ। लाला लाजपत राय जी विरोध कर रहे थे, उनके सर पे जो है डंडा मार दिया गया। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, उसके विरोध में जो है लोग जलियांवाला बाग में जुटे और उन पे गोली चलवा दी गई। तो जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ। उसके बाद सबसे लास्ट में बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हुआ असहयोग आंदोलन से थोड़ा पहले। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। तो इसका उत्तर होगा ए, 2 पहले हुआ, 3 उसके बाद, 4 फिर 1। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एससी बोस, इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी, ये काफी फेमस किताब है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। और फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये जो
इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर है। इस किताब को लिखा है दुर्गा दास ने, ठीक है, दुर्गा दास ने। बाकी सारे जो है ऑप्शन सुमेलित हैं, ठीक है। अब आते हैं 40वें पे। तो आधा सफर हमने तय कर लिया है, 85 क्वेश्चन सब हैं। सूची 1 को सूची 2 7 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू। सूची 2 होम रूल लीग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, धरसना रेड, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सूची 1 में नाम दिया गया है, सूची 2 में वो नाम किस आंदोलन से जुड़ा था। अब इसमें जो है अगर हम देखें तो एक उत्तर हमें बड़े अच्छे से पता है, और वो उत्तर क्या है कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ए का 2 होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका उत्तर निकल गया। अगर आपको विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह पता है तो आपका उत्तर आ गया, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं आपका उत्तर आ गया। ए का 2 बीजी तिलक, होम रूल लीग आंदोलन बहुत फेमस, तो ये तो आप जानेंगे ही। तो बी का 1 हो गया। तो देखिए बी का 1 हो गया। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन हमने बात किया था, ठीक है। तो सी का देखिए 4 हो गया। सरोजनी नायडू, धरसना रेड, अभी मैं उससे प्रश्न भी पूछा था, ठीक है। तो डी का 3 हो गया। तो ये उत्तर आपका ये निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर केवल एक यही आप जानते तो भी आप यहां से उत्तर निकाल सकते थे। देखिए केवल एक ही ऑप्शन था, तो बस आंख मूंद करके ये पर टिक करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू। इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से बताइए, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर होगा बी, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। काकोरी नामक स्थान पर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने जो है ट्रेन से खजाना अपने कब्जे में कर लिया और वो पूरा मामला चला उसके बाद, ठीक है। अगला, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। तो इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर है रफीक जकारिया, सी, रफीक जकारिया इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा, कि अब जो है अब जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो अपनी मां के गोद में जाऊंगा और वहीं दूध लूंगा, तुम्हारा दूध अंग्रेजों हमें नहीं पीना है। किसने कहा था? राजगुरु अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। इसके लिए क्षमा करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो इसका उत्तर है सी, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह बात कही थी। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? MC बोस ने, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, BG हार्निगम ने और सरोजिनी नायडू ने।
इसका उत्तर बताइए। 44 का क्या ऑप्शन होगा? तो 44 का ऑप्शन होगा बी, एलन कैम्पबेल जॉनसन। ठीक है, इसी ने सांत्वना पुरस्कार कहा था जो है। तो इस पूरे लाइन का क्या अर्थ है वो जो है कमेंट करके मुझे बताइए कि इस लाइन का अर्थ क्या है। इस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा गया, तो क्या आशय है? ठीक है, कहने वाले का थोड़ा कमेंट करके बताइए। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन काफी फेमस, लाला रामशरण दास, द ड्रीम लैंड, और भगवती चरण बोहरा काफी फेमस, और किताब का नाम भी बहुत अट्रैक्टिव, द फिलॉसफी ऑफ बम, और हिंदी में तो और अट्रैक्टिव, बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से एक सुमेलित नहीं है, और वो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, सुमेलित नहीं है। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, ए। अब भगत सिंह जी ने कौन सी किताब लिखी थी? कमेंट करके आप बताइए। अगला, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ठीक है, ये भी बहुत वैसा काम था कि सारी चीजें तय हो गई, अब प्रस्ताव आ रहा है, आपको समर्थन करना है, आपको समर्थन करना है, और इतिहास में जो है आपका नाम गलत ढंग से चला जाएगा। हालांकि गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, तो किसने जो है विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था? जल्दी से इसका उत्तर बताइए, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है अबुल कलाम आजाद जी ने समर्थन किया था, और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अगला, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, 21 जुलाई 1947 को। तो ये बताइए, ऑप्शन इतना नज़दीकी रख दिया गया कि जिसको याद भी होगा वो भी भूल जाएगा कि 18, कि 19, कि 20, कि 21। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। इसका उत्तर है ए, 18 जुलाई 1947। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? एस.सी. बोस, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह, किसने कहा? तो इसका उत्तर है एस.सी. बोस, यानी ए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, किसने कहा? ए, बी, सी, डी, इसका उत्तर बताएं। तो डॉक्टर किचलू ने ये बात कही, तो 49 का जो उत्तर है वो है ए। ठीक है, 49 का उत्तर ए, सॉरी, हाँ। तो ये 14 भी समाप्त हो गया। 14 में काफी प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आ गए हम लोग 15 पे। ठीक है,
मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। तो ये प्रश्न हमने पहले भी बात किया था, देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, आप याद कर रहे होंगे। एक ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए विलियम हॉकिंस इसकी बात की थी ना हम लोगों ने, 50 का सी। ठीक है, अब आ गए हम लोग 51 पे। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ये बहुत कठिन प्रश्न हो जाएगा। एज यूजुअल किताबों में हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें नहीं मिलती हमें। ठीक है, तो ये कठिन प्रश्न है। भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो इसका उत्तर है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, यानी 51 का उत्तर सही है बी, और ये 1942 में बनाया गया था। ठीक है, आगे आइए। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1917। होम रूल लीग की अध्यक्षा एनी बेसेंट को कांग्रेस ने अपने पहले महिला अध्यक्ष के रूप में चुना। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। अब ये बताइए कि ये दो महिलाएं हो गई, तो तीसरी कौन महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? ये कमेंट करिए। दो को तो आपने जान लिया, अब तीसरा कौन था? तो 52 का आपका आंसर है ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ए जीनत महल, बी नाना साहब, सी हजरत महल, डी तात्या टोपे। तो ये बहुत फेमस नाम है, आप लोगों को इसका उत्तर आना चाहिए। हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठा लिया था। अगला, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा फुले को, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका उत्तर जल्दी दें। इसका उत्तर है गोपाल हरि देशमुख, यानी 54 का आंसर है ए, गोपाल हरि देशमुख। ये किस संस्था से जुड़े रहे ये कमेंट करके बताइए। अगला, कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी। अब ये देखिए कामागाटा मारू, इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक जापानी जहाज था जो कहते हैं कि 315 सिख यात्रियों को लेकर के ब्रिटिश कोलंबिया यानी आज का कनाडा, और जो पंजाब में लोग कहते हैं कनाडा, तो कनाडा जा रहा था। तो ये कनाडा जाने का पंजाब के लोगों का कि जो रवायत है वो बहुत पहले की है, आज ही नहीं है, उसी समय। लेकिन वहाँ कहते हैं कि ब्रिटिश ये चाहते थे कि एशिया से अब ज़्यादा लोग नहीं आए, तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको उतरने नहीं देंगे। बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन मूल जो आपको जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि कामागाटा मारू की जो घटना हुई उसने सिखों को अंग्रेजों का सच्चा चेहरा दिखाया कि नहीं, अंग्रेज किसी के दोस्त नहीं हैं, ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के दोस्त हैं। तो ये किसी के दुश्मन और दोस्त नहीं हैं, और केवल अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखेंगे। ये सिखों को पहली बार समझ में आया, कामागाटा मारू। अगला, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, लॉर्ड बावेल द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। इसका उत्तर बताएं। प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन फिर भी उत्तर आप निकाल लेंगे। तो ये तीनों नाम अनरिलीवेंट है, ठीक है। सर पैथिक लॉरेंस जो है ये भारत सचिव था,
उस समय का, ठीक है। लेकिन इस मिशन का जो अध्यक्ष था वो स्टेफर्ड क्रिप्स था और पैथिक लॉरेंस क्या था, भारत सचिव, जैसा कि मैंने बताया। और एबी अलेक्जेंडर वो नौसेना मंत्री था। हालांकि इन दोनों लोगों का नाम नहीं था, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स दोनों का नाम नहीं था, तो सर पैथिक लॉरेंस, लेकिन सच में स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। अगला 1924 को बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो उत्तर प्रदेश के पीसीएस के हिसाब से ये काफी कठिन प्रश्न माना जाएगा। 1924 को बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। तो इसका उत्तर जल्दी से आप बताएं। तो इसका उत्तर है ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो महंतों के विरुद्ध जो है ये आंदोलन शुरू किया गया स्वामी विश्वनंद जी के द्वारा, और CR दास, चितरंजन देशबंधु चितरंजन दास जी भी इस आंदोलन से जुड़े रहे। अगला, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। तो ये भी काफी कठिन है। ऐसा आप पढ़ लेंगे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो यहाँ प्रचलित है किताब में, आपको शायद ये नहीं दिखेगा। सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेटस से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। तो इसका उत्तर है डोमिनियन स्टेटस से। तो 58 का उत्तर है बी, ठीक है। अगला, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। तो किसने कहा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो ये बात कहा माउंटबेटन ने। चर्चिल तो कह ही नहीं सकता था, ठीक है, वो तो बड़े अपशब्द का प्रयोग करता था गांधी जी के लिए जो है, ठीक है। तो माउंटबेटन ने कहा था। कब कहा था? तो नोआखली में जो दंगा हो रहा था उसमें महात्मा जी उपवास रख करके दोनों पक्षों को शांत कर रहे थे। तो उसी मामले को देखा कि किस प्रकार से गांधी जी काफ़ी प्रभाव अपना दिखा पा रहे हैं। हालांकि सब प्रभाव दिखाने के बाद भी हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया, हिंदू बच्चियों का, स्त्रियों का बलात्कार किया गया। वो डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना मना रहा था, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि हिंदुओं को काटो। तो ये 15 का भी पेपर हो गया 2016। तो आपको समझ में आ रहा है कितने प्रश्न जो है प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं। काफ़ी प्रश्न जो है केवल और केवल ये देख लीजिए, हिस्ट्री का ये एक पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, पूरी हिस्ट्री नहीं है। अभी एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर और मिडविल ये बचा हुआ है। केवल यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री को ही डिस्कस कर रहे हैं विथ नेशनल मूवमेंट। तो इतने प्रश्न, तो हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगला, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो बताइए, ये एक प्रकार से बहुत ही कठिन प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी चीज़ों को, अब मेंस में आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर आ गया है, 4 GS आ गया है, उसको लिखना है। तो अब इस लेवल पर जाकर के सवाल बनाना शायद आगे के समय में जो है इन चीज़ों में बदलाव आए। तो थॉमस मुनरो को हम किस नाम से जानते हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से इसे हम जानते हैं। कैप्टन रीड और सर थॉमस मुनरो ने मिल करके इसे बनाया था, और ये 1820 से लेकर 1827 तक जो है गवर्नर रहा। अगला, पश्चिमी भारत के DK कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो आप जानते हैं कि सती प्रथा और शिशु हत्या वगैरह पर बहुत पहले ही जो है कानून बन गया था, अगर आप जो है थोड़ा दिमाग लगा पाएँ तो इन्होंने ये DK कर्वे, ये प्रोफेसर DK कर्वे, तो इन्होंने जो है बम्बई में और पुणे में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था इन्होंने। तो ये स्त्री शिक्षा से तो जुड़े ही थे,
इसके अलावा ये विधवा पुनर्विवाह से भी जुड़े रहे, तो इसमें दोनों उत्तर सही है, सी और डी दोनों सही है। ठीक है, आयोग ने ये पूछा और बाद में सी और डी दोनों को उत्तर जो है माना। अगला, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ब्रिटिश की हार। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, तो प्रथम मैसूर युद्ध में एक हम प्रयास करते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध में जैसा कि हम जानते हैं क्या हुआ, ब्रिटिशों की हार हुई। हैदर अली ने अंग्रेजों को उनके घुटने पर बैठा दिया और उनका जो आधार था, जो उनका पिलर था ब्रिटिश राज का, दक्षिण में मद्रास, वहाँ पर पहुँच गया, उसके एकदम करीब से। कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिकल ये गलती थी हैदर अली की, उसी समय जो है उसके आधार पर अंग्रेजों के उसको हमला करना चाहिए था। अंग्रेज बहुत डर गए थे। तो ब्रिटिशों की हार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, ये एक आसान सी बात हम जानते हैं। तो डी का तो 2 होगा। तो देखिए ये पूरी तरीके से ट्रिक फेल हो गया, हालांकि 4 से भले 3, तो ये तो हमको पता चल ही गया कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो 4 से भले 3। और कोई प्रयास क्या हम कर सकते हैं इसमें से? प्रथम कर्नाटक युद्ध का हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो है, हम जैसा कि जानते हैं एक्स ला चेपल की संधि से इसका अंत हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो अगर हम सी को देखें, सॉरी ए को देखें, तो ए का 4 होगा और कहीं नहीं है। तो अगर हमको ये उत्तर पता है तो हमें पता चल गया कि सी इसका उत्तर है। ठीक है, तो अगर जो है इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको पता है तो आप इसको क्रैक कर लेंगे, ये वाले से ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 62 का हो जाएगा सी। आगे आते हैं 63 पे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पहला मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो इसका उत्तर बताइए, 63 का उत्तर क्या होगा? ये एक आसान प्रश्न है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। काफ़ी प्रश्नों में खिलाफत आंदोलन के बारे में मैंने विस्तार से बात की है, अभी बहुत समय हो जाएगा तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ता हूँ। देवबंद आंदोलन यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो यह भी काफ़ी मुश्किल प्रश्न हो गया। 1900, 1888, 1885 और डी 1866। तो इसका उत्तर बताएं, कब प्रारंभ हुआ था देवबंद आंदोलन? 64। तो ये 1866 में शुरू हुआ था, इसका उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्क। देखिए ये तो इंडियन नेशनल पार्क लिखा है। ठीक है, इसका उत्तर बताइए क्या था? तो इसका नाम था स्वराज पार्टी और इसका पूरा नाम था असहयोग खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस खींच लिया, पीछे ले लिया, तो कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। एक जिसे कहा गया प्रो चेंजर्स यानी जो है परिवर्तनवादी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विधान परिषदों के चुनाव में भाग लीजिए, चुनाव लड़िए, विधान परिषदों में जाइए, वहाँ कांग्रेस, वहाँ सरकार का विरोध करिए। इस धड़े का नेतृत्व कर रहे थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू आदि। एक दूसरा धड़ा था कांग्रेस के अंदर, वो कह रहा था कि नहीं, जो है गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य हैं उसको करिए, खादी को बढ़ावा दीजिए, अस्पृश्यता को मिटाने का काम करिए, जो है मदिरापान को निषेध करने का प्रयास करिए, ये सारी चीज़ें, चरखा काटिए, जो है ये सूत काटिए, चरखा चलाइए। ठीक है, ये सारे काम करिए। इन लोगों को कहा गया यथास्थितिवादी या परिवर्तन विरोधी।
इंग्लिश में इन्हें कहा गया नो चेंजर। तो प्रो चेंजर्स ने पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, उसका नाम था स्वराज पार्टी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। इसका उत्तर बताएं। ए बी सी डी क्या होगा इसका उत्तर जो है? तो इसका उत्तर होगा बी, सतारा, उसके बाद संबल और फिर उसके बाद जो है झांसी। है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, लॉर्ड डलहौजी। 1857 की क्रांति में इसका भी महत्वपूर्ण हाथ था हड़प वाले मामले का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी भी कहा गया, द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स, क्विट इंडिया, खिलाफत, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर बताएं। इनसे भी जुड़े हुए प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम था रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती। ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे। संगठन का क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार, खुदा के खिदमत करने वाले। अगला, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जन संहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जलियांवाला बाग जनसंहार से दुखी होकर के इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, मैंने उस उपाधि लौटा दी। तो ये 2016 भी समाप्त हो गया। अब 2017 पे आ गए हम लोग। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये सुमेलित नहीं है भैया, ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है। लॉर्ड कार्नवालिस बहुत पहले था और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में लड़ा गया। तो ये जो है नहीं है। ठीक है, तो 69 का डी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह। तो देखिए ये जो प्रश्न बनाया गया है इसमें काफी ऑप्शंस जो है ठीक नहीं है, लेकिन सन्यासी विद्रोह जो है 1763-77 ऐसे करके। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह नहीं है मैच, हालांकि इसमें और भी गलती है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको उत्तर मानिए 70 का सी। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, 70 का सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, राजनारायण बसु। तो इसका उत्तर है बी, राजा राम मोहन राय। 71 का उत्तर बी। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चीनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो इन सब जगहों पर जो है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया डी, उपयुक्त सभी। अगला, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर बताइए। A, B, C, D। तो इसका उत्तर है A, M.A. जिन्ना। ठीक है, तो 73 का उत्तर है A। आगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1902, 1903, 1904, 1905। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम पंथी
नेताओं में शीर्ष और 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक और महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी ने अपना गुरु मानते थे, हालांकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य वो नहीं बने। तो गुरु तो मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हम सदस्य इसके नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1939, 1940, 1941, 1942। तो ये बताइए कि किस वर्ष जो है देश के कई भागों में जो है अलग अलग सरकारें जो है स्थापित हुई थी, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर ये आप दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर डी होगा, 1942। ठीक है, तो 75 का डी। अगला, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.सी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? आईएनए मुकदमा? बिल्कुल नहीं, आईएनए मुकदमा नहीं। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए जो है इसका उत्तर है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, 25 साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को के ऊपर जो है मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें से कि 3 अंग्रेज भी थे और ये 1929 से 33 के बीच चलाया गया। अगला, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो कंपनी तो असंगत है, लेकिन इसका जो मूल है वहां सब कुछ असंगत है। बड़ा अच्छा कथन है। तो वारेन हेस्टिंग ने कहा, जीबी मैकाले ने कहा, लॉर्ड क्लाइव ने कहा, हेनरी डुडास ने कहा। किसने कहा? कमेंट करिए। तो देखिए ये कहा जीबी मैकाले ने नहीं, टीबी मैकाले ने कहा। ठीक है, तो ये जो है इस चीज को सही कर लेंगे। आते हैं अगले पे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आसान होगा क्योंकि इसमें से जो है सीधे सीधे 3 एक के बाद एक हुआ और इसमें जो है गांधी जी इन्वॉल्व रहे, तो जो है इसको ऐसे देखा जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो चंपारण हुआ, जैसा कि हम जानते हैं नीलहा किसानों के लिए गांधी जी खड़े हुए। तो पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, अहमदाबाद मील हड़ताल हुआ, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन हुआ तो 3 हुआ, और फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। तो इसका उत्तर होगा 78 का ए। 78 का उत्तर होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 2017 के भी सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब आ गए हम लोग 2018 पे, तो बहुत जल्दी से हम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान नेतृत्व, संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह और लखनऊ लिकायत अली। तो ये केवल इस प्रश्न में आपसे जो है ये जानकारी मांगी जा रही है कि आप लखनऊ के बारे में जानते हैं कि नहीं, कि वहाँ किसने नेतृत्व किया। अगर ये जानते हैं तो ये जो है आपको पता चल जाएगा। इतना सब ऑप्शन बनाने का केवल मतलब जो है, और बल्कि गुलाब सिंह तो ये ऑप्शन भी उस तरह का अजीब है। ठीक है, तो लखनऊ कौन? बिरजिस कादिर को नेता बना करके बेगम हजरत महल। ठीक है, अब आगे आते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप पूरे मुगल वंश को याद ही कर लें। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। तो इसमें कूट से बताइए कि ये क्रम इनका जो है कौन सा होगा। ठीक है, क्या क्रम होगा? तो देखिए इसका जो है उत्तर होगा बी। ठीक है,
एक बार मैं कोशिश करता हूँ पूरे मुगल वंश को जो है के शासकों को एक बार करने की, देखता हूँ इस प्रयास में मैं कहाँ तक सफल होता हूँ। ठीक है, तो देखिए बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह के बाद जुल्फ़िकार अली अपने एक मंत्री की मदद से जहांदार शाह 1 साल ही शासन किया। फिर सैयद बंधुओं की मदद से फारूक सियर गद्दी पर आया, सैयद बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद 2 राजकुमारों को एक के बाद एक गद्दी पर बैठाया गया, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। 6 महीने में ही ये दोनों जो है निपट गए। उसके बाद जो है मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, उसके बाद अहमद शाह जो है गद्दी पर बैठा, उसके बाद आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा। बक्सर के युद्ध में यही आलमगीर द्वितीय हारा था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के विरुद्ध भारतीय शक्तियों ने अपना एक गुट बनाया था। कौन कौन था उसमें? तो बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था और ये मुगल बादशाह था। और अकबर द्वितीय उसके बाद जो है गद्दी पर बैठ बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति उसी के समय में हुई, रंगून वो निर्वासित हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बी, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कहता? 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। बिल्कुल, पहले दिया फिर वापस ले लिया। कारण 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, यह भी सही। ठीक है, पहले इन्होंने मना किया, बाद में शामिल हो गए। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है तमाम जो है। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, इसको आप खुद से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए कि इसमें क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, लेकिन कथन और कारण की व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बी। ठीक है, पहले मुस्लिम लीग नहीं कही कि हम अंतरिम सरकार में नहीं आएंगे, तो नेहरू के नेतृत्व में सरकार बन गई। फिर बाद में मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं, ये तो सरकार चलाने लगे, हम तो बाहर हो गए, तो हम तो ठगा गए, तो हमें फिर जाना चाहिए, लेकिन खतरनाक मंसूबों को मन में लेकर के। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह वर्ष, संथाल, कोल, खासी, अहोम। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 82। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए। इसमें सुमेलित नहीं है अहोम। अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ, ये 1828 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका उत्तर बताएं। तो ये बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने ये बात कही थी। तो 83 का 1 उत्तर है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, सेडलर आयोग, बूट का घोषणा पत्र, सार्जेंट योजना। तो इसे जो है कालानुक्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहले जो है सबसे पहले बूट का घोषणा पत्र आया 1854 में, फिर हंटर आयोग 1882 में, उसके बाद सेडलर आयोग 1919 में और उसके बाद जो है सार्जेंट योजना 1944 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी। किसने की थी अभिनव भारत की स्थापना? तो इसका उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो इन्होंने 1899 में मित्र मेला करके ऐसे बनाया था, बाद में वही मित्र मेला 1904 में जो है अभिनव भारत के रूप में बदला।
ठीक है। और ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न था। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर यहीं समाप्त हो गया। आप अपना निष्पक्ष कमेंट करके मुझे बताइएगा, और भी सब्जेक्ट्स के पिछले ईयर के पेपर हम डिस्कस करेंगे उसी कमेंट के आपके आधार पर। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।